Hello, welcome back to Happy Heart 1111. I am Sudipta, and today we are going to discuss, or I'm going to explain in my own words, the chapter 5th of the book Rich Dad Poor Dad, written by Robert Kiyosaki, based on his learnings from his rich dad and poor dad and how he developed his financial IQ, through which he was able to generate or create generational wealth for himself. So this video would be bilingual as much as possible. मैं कोशिश करूँगी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो, मतलब मिक्स्ड हो. अब जो इनके चैप्टर्स हैं वो बहुत लंबे हैं और इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लेन. तो हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा हो, बट मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर को जब मैं एक्सप्लेन करूँ तो उसके ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को टच करते हुए उसको एक्सप्लेन करूँ, ताकि मैं जस्टिस कर सकूँ जो भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज या एक्सपीरियंस ऑथर ने शेयर किया है, वो मैं आपके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में येट इन अ सिंपल मैनर एक्सप्लेन या शेयर कर सकूँ. तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है द रिच इन्वेंट द मनी, विच इज़ द 5th चैप्टर ऑफ द बुक रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट कियोसाकी, या मैं उनको आर के बोलूँगी एज टू मेक इट सिंपल. So RK in this chapter, he explains that it's important that you should understand what is the meaning of money for you. अगर तुम मनी को रियल मानते हो या सब कुछ मानते हो तो तुम उसके लिए काम करोगे, और अगर तुम मनी को एक टूल की तरह मानते हो, एक मीन्स की तरह मानते हो जो कि ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, तो तुम उससे अपना काम निकलवा पाओगे. यानी you can use it as a tool and it will work for you rather than you working for it. और एक और चीज़ ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर में वो समझाते हैं कि इट इज़ नॉट द स्मार्ट हु मेक मनी, बट इट इज़ द बोल्ड हु मेक मनी. मतलब जो लोग रिस्क ले पाते हैं, रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, और रिस्क लेने के लिए आपके पास फाइनेंशियल IQ होना ज़रूरी है, यानी अंडरस्टैंडिंग अबाउट 4 एस्पेक्ट्स, जिसमें है एक तो अकाउंटिंग के बारे में आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट पढ़कर समझ आना चाहिए कि आपके पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है. वो सिर्फ आपके सैलरी से आ रहा है, यानी आपके जॉब से जनरेट हो रहा है, या आपके एसेट कॉलम से जनरेट हो रहा है. मतलब क्या आप एक्टिवली जब काम कर रहे हैं तो ही इनकम जनरेट हो रहा है, या कुछ ऐसा आपने एसेट्स क्रिएट करे हैं अपने बैलेंस शीट में जिसके थ्रू आपके इनकम स्टेटमेंट में मंथली पैसा आ रहा है बिना आपके एक्टिवली काम करे. पर हाँ, उस पैसिव सोर्स को क्रिएट करने के लिए आपके पास नेसेसरी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसमें पहला मैंने जैसे कि डिस्कस किया अकाउंटिंग है, रीडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सेकंड आ जाता है आपका मार्केट कंडीशंस. मार्केट कंडीशंस डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई में. क्या कंडीशंस हैं, किसकी डिमांड बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है, कब इकोनॉमी डिप्रेशन में है, कब बूम में है, या कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से एसेट्स में और कौन से एसेट्स से विड्रॉ करना चाहिए. वही मार्केट अंडरस्टैंडिंग या मार्केट नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन है. फिर थर्ड आता है लॉ, कि आपको जो भी टैक्स से अपने आप को बचाना है या एग्जेम्पशंस का फ़ायदा उठाना है, वो लीगल होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ इलीगल काम करें जिसके वजह से आप बाद में प्रॉब्लम में फंस सकें या फंस जाए. सो इट शुड बी लीगल, सो यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट द लॉ ऑल्सो, द टैक्स लॉज, द फाइनेंशियल लॉज governing your country.
एंड फोर्थ इज़ द इन्वेस्टमेंट, कि आपको इन्वेस्ट करना आना चाहिए कि कैसे रिस्क लिया जाता है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए, और उसके क्या मतलब उसको करने के लिए बेसिकली आपको एक्सपीरियंस चाहिए। बेसिकली आपके अंदर जिसे वो कहते हैं, अलग अलग शब्दों में बोला जाता है, या तो बोल्ड होना, गट्स होना, चुटस्पा, या हैविंग द बॉल्स, you got to have the balls to do or to take risk and invest on assets which might not look as an asset or as a profit making investment to others, but you are able to identify it due to your past experience as well as your understanding about the other aspects, that is the accounting, market conditions, and the laws of your country governing the tax and the financial conditions या पॉलिसीज जो भी है आपकी कंट्री में। तो ये सारी बातें बेसिकली उन्होंने डिस्कस की है अपने 5th चैप्टर में, और उन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझाई है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, पैसा होता है, लेकिन उनको फाइनेंशियल आईक्यू की कमी की वजह से ये नहीं समझ आता है कि उसको वो कैसे मल्टीप्लाई करे या ग्रो करे। तो उनको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए या अपॉर्चुनिटी कहाँ है वो समझ नहीं आती है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सब अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है बट उनके पास पैसे नहीं होते हैं, और उसके वजह से वो ये सोचते रह जाते हैं कि यार पैसे तो है नहीं और बैंक लोन हमें देगा नहीं, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को बेसिकली मिस कर देते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि यू नीड money to make money. You can also use your wisdom to get or arrange funds so that you can take advantage of that opportunity which you have identified. और तीसरे वो लोग होते हैं जिनके पास पैसे भी होते हैं, अपॉर्चुनिटी भी उनको दिख रही होती है या आती हुई नज़र आती है, बट वो उसे मिस कर देते हैं क्योंकि वो टाइम पर एक्शन नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग डन यूजुअली और इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, सो इट्स टू रिस्की, सो दे डोंट वांट टू टेक द रिस्क। तो इन 3 टाइप के लोगों की वजह से अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में हैं तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू create money, and in this case the only thing majority of people do or prefer is playing safe, where they would save, borrow and work hard. तो if जो कि हमने ज़्यादातर सुना है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो या तो आप मेहनत बहुत करें, एक्स्ट्रा काम करें और सेव करें पैसों को, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बोरो करें, जो कि एक वेल्थ या रिच पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ नॉट अ वेरी गुड एडवाइस टू फॉलो इफ़ यू वांट टू गेट रिच फास्टर। तो ये तो कुछ लर्निंग्स हैं, उन्होंने अब कुछ एग्जाम्पल्स अपने शेयर करे वो मैं बताना चाहूँगी। अब क्योंकि ये चैप्टर्स मैंने बहुत डेप्थ में समझने की कोशिश करी है, क्योंकि ये ईजीली समझ नहीं आएंगे बिकॉज दिस इज़ इन कंटेक्स्ट टू यूएस वेयर ही रिजाइड्स, या जहाँ पे वो उनके लॉज और उनके फाइनेंशियल कंडीशंस को के बारे में ये ज़्यादा है, हमारी इंडियन कंडीशन के बारे में नहीं है, तो उसको थोड़ा सा समझने में हो सकता है टाइम लगे, बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी कि इसको मैं अपने वर्ड्स में समझा सकूं जो उन्होंने समझाया है अपने एग्जाम्पल से, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव इन एक्सप्लेनिंग व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू कन्वे। तो वो अपना एग्जाम्पल उसी के लिए मैंने जो है ये कुछ नोट्स भी प्रिपेयर करे हैं, because it was not easy to straight away explain this chapter without jotting down some points. So इससे पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि उन्होंने क्योंकि वो अपने कोर्सेस भी सेल करते थे टू हेल्प अदर पीपल डेवलप दिस फाइनेंशियल आईक्यू, तो उन्होंने एक गेम बनाया था, बोर्ड गेम।
जस्ट अ मिनट। अ कार्ड बोर्ड गेम जिसका नाम है कैश फ्लो, जिसमें बेसिकली वो लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि कैसे अपॉर्चुनिटीज़ का, यानी फाइनेंशियली आप अगर रिच होना चाहते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए और उसके लिए रिस्क लेना आना चाहिए। और उसमें अलग-अलग कार्ड्स, क्योंकि कार्ड गेम है तो कार्ड्स उनके पार्टिसिपेंट्स को या स्टूडेंट्स को बाँटे जाते थे और उस अकॉर्डिंग वो पूरा गेम खेला जाता था। और उससे लोगों को ये समझ आता था कि उनकी रियल लाइफ में भी जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, उसका रिफ्लेक्शन वो उस गेम में देख पाते थे। पर कुछ लोग जो कि अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या अपनी ड्रॉबैक्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो उससे सीखने के वजह उसको सिर्फ एक गेम की तरह देखते थे और हार जीत में फंसकर ये सोचते थे कि ये क्या बकवास चीज़ है। बट एक्चुअली में उससे उनको समझ आता था, जैसे उसमें भी डिसीजंस लेने पड़ते थे कि अब कौन सा कार्ड आपके पास आया है तो उस अकॉर्डिंग आप आगे आप कैसा डिसीजन लेंगे, या कोई कार्ड आपको ऑफर हुआ है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो आप फाइनेंशियली भी लाइफ में कैसे डिसीजंस लेते हैं उसका उसमें एक एग्जाम्पल उनको मिलता था, अगर वो देखना चाहते थे या सीखने की इच्छा रखते थे। तो उसका भी एक एग्जाम्पल उन्होंने बताया एक लेडी के थ्रू, जो कि आती है अपने फ्रेंड्स किसी फ्रेंड के थ्रू उनके वर्कशॉप में, और वो कैश फ्लो गेम खेलती है और उसके पास एक डू डैट कार्ड आता है। डू डैट कार्ड बेसिकली एक बोट उनको मिलती है और वो पहले बहुत खुश होती है, फिर उनको धीरे धीरे पता चलता है कि वो तो उनके ऊपर लाइबिलिटी इंक्रीज करता जा रहा है, बिकॉज इट इज़ अ फाइनेंशियल कार्ड गेम। तो फिर वो चिढ़ सी जाती है कि ये क्या बकवास है, हम क्या यहाँ गेम खेलने आए हैं। और फिर थोड़े दिनों बाद उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, रियल लाइफ में भी मैंने इसी तरीके से अपने पैसे लाइबिलिटीज़ में ज़्यादा खर्च करे हैं, और क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो उनके हस्बैंड या एक्स हस्बैंड ने कैसे उनका फ़ायदा उठा के मनी को जो है अपने पास छुपा के रखा हुआ था, और अपने से 20 साल कम उम्र की लड़की से शादी करी आफ्टर डिवोर्सिंग हर। So she after some days, a couple of days, she was able to accept the fact that because of her lack of financial IQ and understanding of the how money works, and how important it is to understand what is an asset and what is an liability, she was uh, she had lost a lot financially due to her ignorance and lack of that interest कि फाइनेंशियली खुद को एजुकेट करें अबाउट हाउ द फाइनेंसेस वर्क। तो ये एक उन्होंने ये वाली बात भी बताई थी। अब आ जाते हैं उनका मेन पॉइंट, जो कि उनके एग्जाम्पल्स में उन्होंने के थ्रू उन्होंने समझाया है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसके लिए आप लोन लेंगे या किसी फैमिली फ्रेंड से पैसा ही लेंगे एक बल्क अमाउंट में, और तभी जाके आप इन्वेस्ट कर पाएंगे उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए। यू कैन डू इट बाय knowing the laws and the market conditions and how other things work. For example, वो थोड़ा सा मैं रेफरेंस लेना चाहूँगी ताकि मैं कोई गलती ना करूँ। अपने नोट्स से मैं रेफरेंस लूँगी। सो बेसिकली उन्होंने फर्स्ट एग्जांपल ये दिया था कि आई गेस इट वाज फीनिक्स एरिज़ोना में जब वो रहते थे, तो वहाँ पे इकोनॉमी अभी डिप्रेशन में थी, अच्छी नहीं चल रही थी, और हाउसेस जो कि 1 लाख के होते थे वो $75,000 के कीमत में गिर गए थे। तो एक तरीके से ये उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि कम प्राइस में आप खरीद सकते हो और बाद में उसको लेटर ऑन ज़्यादा प्राइस में बेच सकते हो जब इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। बट उनके पास अब $75,000 भी बहुत होते हैं। तो उन्होंने बताया कि उसके लिए उन्होंने ऑप्शन निकाला, या उन्होंने जब रिसर्च किया तो उनको समझ आया कि अच्छा $75,000 से भी कम में वो उस घर को खरीद सकते हैं। और वो कहाँ से खरीदेंगे कि जो आपके बैंक्रप्सी अटॉर्नी ऑफिस या फिर कोर्ट हाउस स्टेप्स, यानी जैसे
कुछ लोग अपने घर को मॉर्गेज करा के लोन लेते हैं और उसको रीपे करने में असमर्थ होते हैं या are not able to pay it, then they have to give away that property which they have mortgaged. तो अब वो बैंक के पास रहती है और वो उसको बेचती है। अब बैंक उसको और भी कम प्राइस में बेच रही होती है क्योंकि उनको तो अपने पैसे निकलवाने होते हैं और क्योंकि इकोनॉमी डिप्रेस्ड है तो वहाँ वो और भी कम प्राइस में मिलती है। मतलब वही जो मार्केट प्राइस उसका $75,000 होगा, वो ये कोर्ट हाउस स्टेप्स या बैंक जिसने उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्टिकेट कर लिया है आफ्टर नॉन रिपेमेंट ऑफ द लोन ऑफ बाय द ओनर, वो उसे $20,000 या उससे भी कम में बेच रही होती है। इसी बात को जानकर वो उस घर से जाके उस प्रॉपर्टी को खरीदने का सोचते हैं। अभी भी उनको जो है $2,000 डाउन पेमेंट अरेंज करना था। $20,000 का वो प्रॉपर्टी है और $2,000 अब डॉलर उनको चाहिए एज अ डाउन पेमेंट। वो अपने फ्रेंड से लेते हैं जो कि 90 डेज के लिए मतलब ही डजंट हैव टू पे एंड एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ $200। तो वो उस तरह से वो घर अपने नाम पे करा देते हैं, डाउन पेमेंट पे करके। पूरा अमाउंट भी उन्होंने नहीं पे किया है और जब तक वो कागज़ कह रही हूँ, मतलब डॉक्यूमेंट्स उनके नाम पर होते हैं उस घर के, तब तक वो उसके लिए एक एड रन कर देते हैं। क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू $75,000 थी, तो वो एड रन करते हैं कि बाय अ हाउस वर्थ $75,000 ओनली एट $60,000। तो इस तरीके से वो एक ल्यूक्रेटिव क्या कहें, एक बहुत ही लालच देते हैं बायर्स को, जबकि उन्होंने तो उससे भी कहीं ज़्यादा कम में वो घर खरीदा है। और वो बिकने के लिए बायर्स, मतलब खरीदने के लिए बायर्स भी आ जाते हैं उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए। और फिर उसके लिए वो ऐसी कंडीशन भी रखते हैं कि आपको डाउन पेमेंट भी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी आपको देनी पड़ेगी $2,500। Now, what he paid was only $2,000 at an interest rate of $200 for 90 days. Now, he is saying that he is not going to charge down payment. You can get that house immediately in your name, but you have to only pay $2,500 processing fee, which is more than $2,000 which he had paid. तो ये processing fee ले लेते हैं और घर बिक भी गया। अब घर उधर का लॉ ऐसा है कि उस घर को बेचने के बाद उनके पास पैसे तो नहीं आए, लेकिन उनके एसेट कॉलम में एसेट बन गया कि अब प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में कि जिसने भी उस घर को खरीदा है उसको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ उस घर को, मतलब उस घर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है विद द इंटरेस्ट, जितना भी वो लंबा खींचेंगे उसको पे ना करने के लिए। तो इंटरेस्ट भी आता रहेगा और वो उनका एक एसेट क्रिएट हो गया और $2,500 से वो अपने फ्रेंड का वो लोन भी सेटल कर देते हैं जो उन्होंने 90 डेज़ के लिए लिया था। और ये उन्होंने कुछ ही घंटे या कुछ 1-2 दिन में ही ये सारा खरीदना और बेचने का कार्यक्रम कर लिया था। तो उनका फ़ायदा कितना हुआ, $60,000 माइनस $20,000। $20,000 का उन्होंने खरीदा था, $60,000 में बेचा, $40,000 उन्होंने इस प्रॉपर्टी से अर्न कर लिए। एंड इस प्रॉपर्टी को बेचना ऑन अ डिफर्ड पेमेंट, जो कि अभी तक उनको पेमेंट मिली नहीं है। तो इसमें उन्होंने कहा कि लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि यार पैसे तो आए नहीं, क्या हुआ कि अगर ये बिना पैसे दिए भाग गया। तो ये यूएस का लॉ है कि वहाँ पे कुछ कंपनीज होती हैं जो आपके इस सेटलमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है। तो अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो उसके लिए आपको उस क्रेडिटर, सॉरी नॉट द क्रेडिटर, द डेटर जिसने आपसे उधार में लिया है वो घर, उसके पीछे भागा-दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक एस्क्रो एंड टाइटल कंपनी, मतलब इस तरीके की कंपनीज़ होती हैं, उन्होंने इस वाली कंपनी को हायर किया था टू लुक आफ्टर दीज़ मैटर्स दैट इन केस द बायर डज़न्ट पे द अमाउंट एंड डिफ़ॉल्ट्स। तो बेसिकली वो टेंशन फ्री है, उनके अकॉर्डिंग उनके एसेट कॉलम में एसेट क्रिएट हो गया है। जब तक वो बायर पूरा अमाउंट पे नहीं करेगा, तब तक उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और वो एक एसेट क्रिएट हो गया है। और उनका बाकी की जो सरदर्दी है वो एस्क्रो एंड टाइटल कंपनी ले रही है और सारी चीज़ें कि
घर की क्लीनिंग से लेकर उसके पैसे, मतलब उसका अमाउंट रियलाइज़ कराने तक, जो भी घर का टोटल अमाउंट है वो सारी वो एस्क्रो एंड टाइटल कंपनी लेगी। अब ऐसा इंडिया में होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता, बट क्योंकि वहाँ के लॉज और वहाँ का जो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है जो इन्वेस्टमेंट को बहुत ईजी बनाता है, और इसलिए वहाँ लोग इस तरीके के रिस्क ले पाते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू हैव द राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज फॉर इट। सो इस तरीके से बिना उन्होंने कहीं से हेफ्टी लोन लिए, सिर्फ एग्रीमेंट्स के बेसिस में, यानी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के बेसिस में घर खरीद भी लिया, उसको बेच भी दिया और अपना एसेट क्रिएट करा और पैसे बनाने शुरू कर दिए। उसी तरीके से उन्होंने ऐसे कई सारे घर खरीदे और बेचे। पहले छोटे घरों से शुरू किया, फिर बड़े घरों में इन्वेस्ट किया, और इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि कैसे उन्होंने 1.2 मिलियंस तक बनाए, सही समय पर सही एक्शन लेके, विद द राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से इफ़ यू हैव द राइट फाइनेंशियल IQ एंड यू हैव द गट्स टू टेक द रिस्क when everybody else might find you a fool, or might think that you are a fool to invest in certain property or certain shares or something, you can make money when the time is right. And इसी तरीके से वो शेयर्स या स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते थे। वो एक न्यू कंपनी, हाई रिस्क स्पेकुलेटिव कंपनी, जो कि अभी पब्लिक होने वाली है, मतलब कि अपने शेयर्स फ्लोट करने वाली है, उसको पहले ही बहुत कम प्राइस में, जैसे 2 सेंट्स में उसके शेयर्स खरीद लिए बहुत सारे, और फिर जब वो बहुत अच्छा कर गई ड्यू टू अ गुड मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसके शेयर्स $25 तक पहुंच गए और उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। तो इस तरीके से वो समझा रहे हैं अपने एग्जाम्पल्स को बताते हुए कि किस तरीके से रिच पीपल इन्वेंट मनी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल IQ एंड द गट्स टू टेक द रिस्क विच ordinary people would avoid, and जो वो सिर्फ ये बात प्रीच करेंगे कि द ओनली वे इज़ टू वर्क हार्ड, सेव, एंड इफ़ यू वांट एक्सेस देन बोरो, विच इज़ नॉट अ वेरी वाइज थिंग अकॉर्डिंग टू RK। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे उन्होंने, और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, बट अब मैं अगर सबको इंक्लूड करूँ तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। मोटी मोटी बात ये है कि वो ये सीख चुके थे, या उन्होंने अपने ग्रोइंग ईयर्स में अपने रिच डैड से सीखा कि कैसे तुम्हें समझ आना चाहिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आप पैसे भी कहाँ से रेज़ करेंगे, वो भी आपको उतनी अकल भी डेवलप करनी पड़ेगी विद एक्सपीरियंस और विद बाय बीइंग अराउंड सच पीपल जो इस तरीके की नॉलेज रखते हैं। लास्ट में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करी है कि देखो, वर्ल्ड में 2 तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं। द फर्स्ट, जो कि पैकेज्ड इन्वेस्टमेंट्स को खरीदते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। पैकेज्ड इन्वेस्टमेंट्स वो होते हैं जैसे जो कि आप ब्रोकर्स के थ्रू, बैंक्स या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू खरीदते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, या किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू, रियल एस्टेट कंपनी के थ्रू आप अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। बेसिकली यू हैव समवन एल्स टू give you the right amount of knowledge and the advice, and make things, it's a ready-made platter, only you have to take it. The second is creating investment by finding an opportunity which other will miss. Second, raise the money by tying it up इन एग्रीमेंट्स। जैसे कि उन्होंने कहा, उन्होंने उनके एग्जाम्पल में जैसे उन्होंने समझाया कि उन्होंने कोई पैसे ना तो बायर को दिए, ना तो सेलर को दिए, ना बायर से लिए, बट एग्रीमेंट्स में ही, यानी सिर्फ एक रिटन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही उन्होंने पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन एग्जीक्यूट किया और पैसे बना लिए, और एक प्रॉपर्टी से दूसरी, दूसरे से तीसरी और तीसरे से चौथी में वो इस तरीके से
प्रोसीड करते रहे एंड with experience he was able to understand how it works and with the help of other people who are more knowledgeable than him, फॉर एग्जाम्पल हिज रिच डैड। तो थर्ड है कि जो क्रिएट इन्वेस्टमेंट्स खुद इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये करते हैं ऐसे लोग कि वो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उनसे ज़्यादा जानते हैं एज अ फ्रेंड, या फिर उनको हायर करते हैं ताकि वो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके, बिकॉज इफ़ यू कांट डू इट फॉर योर सेल्फ यू शुड हायर सच पीपल, द मोर नॉलेजेबल अदर। और इस तरीके से ये दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक जो पैकेज्ड इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं किसी के थ्रू, किसी के एडवाइस पे, किसी और के जिम्मेदारी पर, और एक वो होते हैं जो खुद सीखते हैं कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उसके लिए वो फाइनेंशियल आईक्यू डेवलप करते हैं, ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जहाँ उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज मिलती रहती है और सही समय पे सही रिस्क उठाने की क्षमता या गट्स रखते हैं। तो उन्होंने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि रिच इन्वेंट मनी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल आईक्यू, और समय के साथ जो आपकी वेल्थ है ना उसकी डेफिनेशन बदलती रहती है। जब लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे तो लैंड वॉज द ओनली वेल्थ और द ग्रेटेस्ट वेल्थ। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इंडस्ट्रीज इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, जिस जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं वही वेल्दी होते थे। लेकिन आज के समय में योर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज योर माइंड, so you need to train it. So your intelligence is very important factor in determining how much wealth you are going to generate in your life in this lifetime. And for that, he suggests that please invest in developing your financial IQ, because that is the source of wealth, and information or knowledge is changing faster than the speed of light. So, what may be relevant yesterday might not be relevant today. So, you also need to keep yourself updated and in sync with the current trends in the financial market to take the right decision, to be able to take that risk. So, this was all I have covered majorly every aspect what he wanted to convey through this chapter. That is the chapter 5th, which says the rich invent money. एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो क्लियरली। मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको इसको 4-5 बार पढ़ना ना पड़े, जो कि मुझे पढ़ना पड़ा था बिकॉज इट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूएस एंड ऑल्सो समवन even as me who has minimal knowledge about this financial uh, ecosystem. It takes time, so मैंने आपका काम easy कर दिया है. I hope you like it. Please subscribe, like, share, and comment what are your views about the learnings which you gained from this chapter 5th of Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Thank you. Meet you in my next video. Stay tuned. Till then, I'm signing off.